Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मारवा क्लासेस। आज हमारे साथ है ऋषिकांत पटेल, जिन्होंने 2020 निमसेट एमसीए एंट्रेंस क्रैक किया एंड बाकी अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है ऋषिकांत ही देंगे। सो ऋषिकांत, ओवर टू यू। Okay, thank you. Hello everyone, myself Rishikant Patel and currently I am pursuing my MCA from NIT Trichy and जो मेरी ऑल इंडिया रैंक कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में मेरी निमसेट एंट्रेंस एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 73 थी और बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 168 थी और यूपीएस डबल ई में ऑल इंडिया रैंक 83 थी और सीटी मास्टर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 16। ओके ऋषिकांत, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से था और आपका होम टाउन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, हंसराज कॉलेज से, और मेरा जो होम टाउन है वो उत्तर प्रदेश बदायूं है। ओके ऋषिकांत, आपने कोचिंग की थी अपनी एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए या फिर आपने सेल्फ प्रिपरेशन से क्रैक किया? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो थर्ड ईयर में मैंने खुद से पहले एक बार तैयारी की थी, लेकिन उस टाइम मेरा बहुत ही खराब गया था। तो मैंने उस टाइम कई सारी कोचिंग सर्च की। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैंने कई सारे सर के लेक्चर देखे और जब मैं थर्ड ईयर में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा था तब मैंने कई बार सर के लेक्चर से हेल्प ली थी। तो उस टाइम मुझे पता था कि हाँ, कानपुर में कोई मावला क्लासेस कोचिंग है जहाँ मैं जा सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं कानपुर जाऊंगा और मावला क्लासेस से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद मैं अगस्त 2019 में मावला क्लासेस में आ गया था। ओके सो ऋषिकांत, जब आपने मीन सर्चिंग की होगी कोचिंग्स के बारे में, तो आप दिल्ली में रह के आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो दिल्ली में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं जो, तो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपने स्पेसिफिकली मावला क्लासेस को ही क्यों चुना? आई मीन आप उन स्टूडेंट्स को मैं चाहती हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स को एक गाइड कीजिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे उन्हें एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन की है, तो क्या तरीका उन्हें फॉलो करना चाहिए? मीन्स कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन सी कोचिंग हमें चूज करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए या फिर किस कोचिंग में हम जाएं? क्योंकि सिर्फ अगर हम ऑनलाइन गूगल सर्च रिजल्ट्स पे अगर हम रिलाई करें तो हर कोचिंग आजकल कहीं ना कहीं से रिजल्ट्स आ जाते हैं, मीन्स ऑनलाइन, चाहे वो वेबसाइट से हो, चाहे कहीं ना कहीं डिस्प्ले पे आप किसी भी कोचिंग की देखेंगे तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आपका क्या क्राइटेरिया था, आपने कैसे डिसाइड किया और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आगे स्टूडेंट्स को कैसे चूज करना चाहिए? तो जब मैं थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में जब मैं अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट थे जो दिल्ली में कोचिंग है सेंट मैक्स जिसका नाम है, तो उसमें जाते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो केवल मैथ पे फोकस करते थे और स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएशन की मैथ थी उस पर ज्यादा फोकस करते थे। वो मेनली जो है डी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराते थे। और दूसरी बात, जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मेरा एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने कई सारी कोचिंग सर्च की जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद मैंने पहले से ही सर की हेल्प ले रखी थी, तो मुझे पता था कि सर कैसा पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब मैंने सोचा मुझे किधर जाना चाहिए तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा। तो एक जो साथ में जो स्टूडेंट था जो मेरे साथ पढ़ा हुआ था, जिसने मेरे साथ ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। तो उससे पता चला कि वो भी मावला क्लास में ही पढ़ रहा है। तो पहले तो कि वहाँ पे जो बैठने का सिस्टम है, मतलब वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिलती है और आपको वो माहौल मिलता है वहाँ पढ़ने का, और आप जितने टाइम वहाँ बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप रूम पे रह के पढ़ना चाहेंगे तो उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता अपना। आप कहीं सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उतना कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो मैंने डिसाइड किया शायद मुझे कानपुर में मावला क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। तो जब मैं आया था तो स्टार्टिंग में मैं दो या 3 घंटे बैठता था स्टार्टिंग में कोचिंग में, और सर ने उस टाइम अलाउ भी कर दिया था। उसके बाद सर ने धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना स्टार्ट की और लगभग जब मार्च में थे, जनवरी फरवरी मार्च में हम लगभग 12-12 घंटे वहाँ बैठते थे और 6 से 7 घंटे लगभग सेल्फ स्टडी करते थे वहाँ पे। और बाकी टाइम सर अपना क्लास लेते थे, डाउट डिस्कशन होता था और टेस्ट वगैरह होते थे। ओके
सो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की निशिकांत, तो आपने मीन्स ऑलमोस्ट कितना टाइम दिया अपने प्रिपरेशन को? लाइक अगर हम कोविड पीरियड को छोड़ दें, बिकॉज उसकी वजह से कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गया आपका प्रिपरेशन, नॉर्मली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कितना टाइम चाहिए होता है एमसीएंट्रीज की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से? ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम चाहिए, लगभग 10 मिनट महीने तो होने चाहिए। और अगर स्टूडेंट अच्छा है, मैथ में भी ठीक है और टैलेंटेड भी है, तो उसके हिसाब से 6 से 7 महीने में प्रिपरेशन की जा सकती है एमसी एंट्रेंस एग्जाम की। और मेरे हिसाब से कोई अगर एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके लिए 8 से 9 महीने होना ही होना चाहिए, अगर वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तब। ओके। सो ऋषिकांत, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने पहले से सोच रखा था कि नहीं, मुझे सिर्फ निमसेट देना है, एनआईटी त्रिची में ही मुझे एडमिशन लेना है, या फिर आप शुरुआत में मतलब 3-4 पेपर्स लेके चल रहे थे अपने साथ की बीएचयू की भी तैयारी कर रहे थे और जेएनयू की भी कर रहे थे, या फिर सिर्फ निमसेट ओरिएंटेड आप तैयारी कर रहे थे? मैंने शुरू से ही निमसेट ओरिएंटेड तैयारी की थी। मतलब मेरा जो मेन फोकस था वो निमसेट ही था, और निमसेट में खासकर त्रिची था। मैं उस हिसाब से मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखता था कि मुझे निमसेट के लिए ही तैयारी करनी है। उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करता था, उसी हिसाब से मैं कोर्स को करता था। और खासकर मैं त्रिची पे ज़्यादा फोकस रखता था कि मुझे कोई अच्छा एनआईटी मिले टॉप 4, तभी अच्छा रहेगा। ओके। सो अच्छा, आपकी तैयारी निमसेट ओरिएंटेड थी शुरुआत से, उसके बाद भी आपने बीएचयू का एग्जाम दिया और आपकी रैंक भी आ गई अच्छी खासी, मीन्स आप अगर एडमिशन लेना चाहते तो बीएचयू में भी आपको एडमिशन मिल जाता। तो उसके लिए आपने कुछ अलग एफर्ट, बीएचयू एग्जाम एंट्रेंस जब आने वाला था, आपने अलग से कुछ एफर्ट डाला कि बस आपने दिया पेपर और उसमें भी हो गया? नहीं, उससे पहले क्या था, जब बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, उससे लगभग 20 दिन पहले सर ने, 20 या 1 महीने पहले सर ने मॉडल टेस्ट कराने स्टार्ट कर दी थी बीएचयू के लिए। तो उससे हमें काफी हेल्प मिलती थी, हमको एक आइडिया मिल जाता था कि किस तरह का पेपर होने वाला है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा इसमें हेल्प मिल जाती थी कि जो सर हमें टेस्ट देते थे, जो मॉडल पेपर देते बीएचयू के लिए, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती थी। ओके। बाकी हमने बीएचयू के लिए कोई कुछ अलग से तैयार नहीं किया था, बस जो टेस्ट हम जो देते थे डेली बेसिस पे, हम उसी को दोबारा रिवाइज करते थे, उसी को सॉल्व करते थे, तो उसी से काफी हेल्प मिल जाती थी। ओके। सो अच्छा ऋषिकांत, जब आपने लास्ट ईयर दिया, मीन्स निमसेट 2019 दिया होगा, या फिर आपने निमसेट 2018 का पेपर देखा था, तो पेपर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। और अगर हम 2020 निमसेट देखें तो मीन्स बहुत इजी आया था, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के पेपर से कंपैरिजन करें। तो आपका जब रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेड था कि मीन्स इतना अच्छा एनआईटी मीन्स एनआईटी त्रिची आपको मिल जाएगा, विच इज़ दी फर्स्ट बेस्ट एनआईटी फॉर एमसीए। सो ये एक्सपेक्टेड था, या फिर मीन्स आप ठीक ठीक सोच रहे थे, लाइक कि टॉप 4 में कहीं मिल जाएगा? पहले तो पेपर की बात करें तो 2018 में और 19 में और 20 में जैसा पेपर आया, 18 में थोड़ा लेवल उतना बेटर लेवल, मतलब उतना अच्छा लेवल नहीं था, मतलब ठीक था वो, अच्छा था मतलब। और जो 19 में पेपर आया था वो काफी टफ था, तो हमें लगा शायद 19 जैसा ही पेपर कहीं ना आ जाए। तो उस हिसाब से हम कभी कभी कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आप जो 20 में जो मैथ्स का पोर्शन आएगा वो इतना मतलब इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज पोर्शन था। 19 की तरह नहीं था, 19 में जो पोर्शन आया था वो काफी टफ था मैथ का। तो इस हिसाब से मैथ ऐसा नहीं था, हमने सारे कॉन्सेप्ट तैयार किए थे। कॉन्सेप्ट पे हम जो टेस्ट वगैरह देते हैं सर क्लासेस में, जो कोचिंग में जो टेस्ट वगैरह मिलते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि हर कॉन्सेप्ट के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली मिस नहीं हो पाता कोई सा, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है काफी, कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का भी कोई क्वेश्चन आया या आया था, वही हुआ कि ज्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हुए थे, तो उससे थोड़ा हमें बेनिफिट भी मिला। और बाकी रहा कि जिस हिसाब से मुझे एनआईटी तिरछी मिली और जिस हिसाब से मेरी रैंक आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मेरी रैंक 150 के अंदर आ जाएगी, लेकिन थोड़ा रैंक अच्छी आ गई, तो उससे काफी हेल्प मिली। अच्छा। ऋषिकांत, अगर आपकी रैंक जो थी उस हिसाब से, मीन्स मैं चाहूँगी आप एक बार अपना पेपर एनालिसिस शेयर कर दें कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कितने कितने क्वेश्चन से, और आपका टोटल स्कोर कितना बना था?
हाँ, तो पहले निमसेट पेपर की बात करें, मेनली हम निमसेट पेपर के लिए ही बात करेंगे। तो जो मैथ का पोर्शन था, सबसे पहले मैंने मैथ का ही पोर्शन अटेम्प्ट किया था और वही करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है निमसेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने 46 अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरे 5 जो रॉन्ग थे और 41 करेक्ट थे। और उसके बाद मैंने रीजनिंग पोर्शन में गया, मैंने वहाँ पे 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से मेरा 21 करेक्ट थे और 1 रॉन्ग था। और उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस में जाएँ तो वहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 5 करेक्ट थे। और इंग्लिश पोर्शन में मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था और नहीं ना ही मैं इंग्लिश पोर्शन को मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं उधर गया ही नहीं था। ओके। सो ऋषिकांत, आपने एज यू टोल्ड कि आपने 1 साल का गैप लिया अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपने गैप लिया तो आपके पास पूरा टाइम अपनी एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए रहता था। आप आराम से 24 आवर्स सफिशिएंट होते हैं, आप एक दिन में 6-8 घंटे भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर विल। बट जो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन खत्म करते ही एमसीए स्टार्ट कर देती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, कोचिंग में भी ऐसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो आपके हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स को कितना टाइम देना चाहिए जिससे उनका एमसीए एंट्रेंस ठीक ठाक लेवल पे हो जाएगा? हाँ, जो अभी ग्रेजुएशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जो थर्ड ईयर में मान लो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो सेकंड ईयर में भी ज्वाइन कर लेते थे। तो जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनके लिए थोड़ा जो कॉलेज है, कॉलेज पे कम ध्यान देके थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि मेनली अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उसे 6 से 7 घंटे देने ही पड़ेंगे, और वो भी 10 टू 12 मंथ के लिए। और जो सेकंड ईयर से ज्वाइन कर रखे हैं उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, वो अगर स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे दे रहे हैं डेली सेकंड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर में उन्हें थोड़ा हेल्प मिल जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर चुके होते हैं। और बाकी जो ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं उनके लिए तो पूरा टाइम होता है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एक एवरेज स्टूडेंट को जो जिसने ड्रॉप लिया है, उसको 8 से 9 घंटे तो देने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। ओके। ऋषिकांत, आपने जब अपनी प्रिपरेशन की तो प्रिपरेशन में जब हम करते हैं तो एक रूटीन सेट हो जाता है हमारा, हमें सबसे पहले हमें ये फिनिश करना है, या सब उसके बाद हमें रिवीजन करना है, उसके बाद हमें टेस्ट पेपर एनालिसिस करना है, उसके बाद हमें रीजनिंग लगानी है, या कुछ भी हमारा अपना एक शेड्यूल होता है हर पर्सन का पर्टिकुलर। तो आपका भी कुछ रूटीन रहा होगा, तो आप मैं चाहती हूँ एक अपना रूटीन शेयर कीजिए कि आपने मतलब कैसे सेट कर रखा हो थे अपने टारगेट्स कि मुझे दिन में ये चीज़ें करनी है इतने इतने इंटरवल पे। और एक चीज़ हमारे प्रिपरेशन में मीन्स एक ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है जो हमें इंटरेस्ट क्लियर होने के बाद समझ में आता है कि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी। किसी को कोई रिवीजन करता है, डेली फॉर्मूला रिवाइज करता है, तो हम जो BHU जिसका एम होता है उसको समझ में आता है लास्ट में कि BHU क्लियर करने के लिए आपको फॉर्मूला अगर रटे हैं तो बहुत अच्छी आपकी रैंक हो जाएगी। कोई अपने की नोट्स बनाता है तो उसके लिए वो की नोट्स लास्ट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कोई टेस्ट एनालिसिस बहुत टाइम देता है, बहुत अच्छे से करता है, तो लास्ट में उसकी टेस्ट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपके लिए ऐसी क्या चीज़ थी जो बहुत आपको हेल्प की आपका निमसेट ट्रैक करने में, और आपका डेली रूटीन क्या था? जब स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो उस टाइम तो मैं लगभग सारा टाइम अपना मैथ के ऊपर देता था। उस टाइम ना ही मैं लॉजिकल रीजनिंग लगाता था और ना ही मैं एप्टीट्यूड लगाता था, ना ही कंप्यूटर अवेयरनेस पे इतना फोकस करता था। उसके बाद जैसे-जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती गई, तो उस हिसाब से मैं डेली बेसिस पे मैथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता था। मैथ को मैं डेली 3 से 4 हो सकता है 4 से 5 भी घंटे देता था डेली। वो डिपेंड करता है कि मुझे आज कितना सारा मैथ पे काम करना है। और उसके बाद बाकी जो 2 घंटे या 1.5 घंटे जो थे, उनमें से कुछ टाइम मैंने लॉजिकल रीजनिंग को दिया, कुछ टाइम कंप्यूटर अवेयरनेस को दिया, कुछ टाइम एप्टीट्यूड के लिए दिया। और खासकर जो टेस्ट वगैरह देते थे सर लॉजिकल रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए और एप्टीट्यूड के लिए, तो मैं बस वही टेस्ट ही लगाता था। उसके अलावा मैं लॉजिकल जो बाकी सब्जेक्ट रहेगा मैथ के अलावा, उनको मैं अलग से नहीं पढ़ता था। और बाकी मैथ में भी मैं मेनली असाइनमेंट और पेपर ही कर पाता था, क्योंकि उतना ही कर पाता था। तो मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट था। और बाकी रहा कि कौन सा पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा मुझको हेल्प किया निमसेट एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो ये था
कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। मैं लॉकडाउन में भी मैंने उसी को रिवाइज़ किया जो मैंने पहले से पढ़ा था। और वैसे भी आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जो आपको लगे हाँ कि मैं सफिशिएंट टाइम में इतना रिवाइज़ कर सकता हूँ। अगर आप पढ़ते जाएँगे तो जो आप डेली पढ़ रहे हैं, वो पढ़ तो लेंगे, उसका नुकसान ये होगा कि आप जो पीछे पढ़ चुके हैं वो भूल जाएँगे। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिवाइज़ कर सकता हूँ। कितना रिवाइज़ कर सकता हूँ, आपको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और खासकर आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने नहीं है, बस हर कॉन्सेप्ट को 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलने हैं, उतना ही करना है। और बाकी अगर आप किसी बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं मतलब कई स्टूडेंट करते भी थे, लेकिन वो तब करना चाहिए जब आप असाइनमेंट लगा चुके हैं, अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट को भी काफ़ी टाइम दे चुके हैं। तब अगर आप किसी बुक पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये होता है जब आप किसी भी बुक को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा लगाने को मिल जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कम मिलते हैं। तो इसलिए मैंने कोई बुक को प्रेफर नहीं किया था। मतलब मैंने ज़्यादातर टेस्ट, असाइनमेंट और कभी-कभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता था। निमसैट के हो गए, जेएनयू के हो गए, बीएचयू के हो गए, सिटी मास्टर हो गए। इस पे मैंने काफ़ी सारा ध्यान दिया था। इसको मैं अटेम्प्ट कर लेता था। ओके। अच्छा निशिकांत, जब आपने मीन्स कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आपने देखा होगा सर एक हर चैप्टर के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं। लाइक सबसे स्टार्टिंग में हमें 1 वीक काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लाइक फॉर्मूला बेस सिंपल। उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाया जाता है और फिर लास्ट में जब सर दोबारा हर टॉपिक उठाते हैं रिवीजन के लिए, तब हमें बहुत काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सर बताते हैं जो ट्रिक्स से भी सॉल्व हो जाते हैं। मोस्टली ट्रिक्स भी तभी इंट्रोड्यूस की जाती हैं अराउंड दिसंबर जनवरी। तो जब आप इस प्रोसेस से सेटिस्फाई थे कि नहीं मुझे नहीं पता, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी बाद में। बट यूजुअली क्या होता है, जैसा पेपर आता है करंट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स होते हैं उस पेपर पैटर्न से बहुत इफेक्ट हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। लाइक अगर जैसे जब हम 2019 का पेपर आया तो मैंने देखा उसके बाद जब सर क्लासेस लेते थे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते थे कि ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और थोड़ा टफ कराइए, थोड़ा ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, जेई लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं कि नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरी भी यही करते हैं एडमिशन के टाइम कि जेई ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है कि नहीं और बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के आते हैं। तो आईटी जेई की मुझे बुक कोई बता दीजिए, मुझे दिशा लगानी चाहिए शुरुआत से, और इजी मैथ्स तो अब आती नहीं है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो शायद मेरा एडमिशन हो भी ना पाए। बट अगर हम 2020 का पेपर देखें तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। मीन्स अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है मैथमेटिक्स में तो उसे आराम से मीन्स एमएनआईटी, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे और आप सिंसियर हैं, एमएनआईटी आपको आराम से मिल सकता था क्योंकि इतना टफ मैथ्स नहीं आया था। और अगर आप चारों क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, मीन्स आपका मैथ्स भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे एमसेट। ऐसा था 2020 का सिनेरियो। तो आपका एडवाइस क्या होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब काफ़ी स्टूडेंट्स का लॉजिक ये भी बन जाएगा जिन्होंने शायद प्रीवियस ईयर पेपर्स ना देखे हो, सिर्फ 2020 का पेपर देखा हो, तो शायद वो अपनी प्रिपरेशन को इस डायरेक्शन में लाइन कर लें कि नहीं बहुत ईजी आता है और वो जो टफ क्वेश्चन है उनको टाइम ही ना दें, उन तक शायद वो जाए ही ना। तो आपका पहले बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को? तो पहले तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, खासकर निमसेट के लिए, तो हाँ सब लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना है, क्योंकि उससे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हम पैटर्न पे हम नहीं जा सकते, कि हमको ये डिसाइड नहीं करना है कि इस बार इस पैटर्न का पेपर आया तो अगली बार भी उसी पैटर्न पे पेपर आएगा। ये कोई कुछ डिसाइडेड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इजी भी आ सकता है और मिडिल लेवल का भी आ सकता है, हो सकता है टफ भी आ जाए, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि 19 में हुआ था। और 20 में देखें तो काफी अच्छे क्वेश्चन आ गए थे, सिंपल थे, ज्यादा टफ नहीं थे, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आ गए थे। तो अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि क्वेश्चन बहुत इजी आता है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं मैथ में, या मैथ का पोर्शन बहुत इजी रहता है, मैथ का पोर्शन बहुत टफ रहता है, तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पैटर्न से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनके पैटर्न से हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमको हमेशा पढ़ाई उस हिसाब से करनी चाहिए कि हम पहले बेसिक लेवल पे काम करेंगे, उसके बाद जो उससे ऊपर लेवल पे जाएंगे, और उसके बाद अगर हम उस पर कंफर्टेबल हैं तो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे।
अगर हम उस पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम पहले अपने उस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे, ना कि हमें ये डिसाइड करना है कि 19 में बहुत टफ क्वेश्चन आया था तो शायद हो जाए, इस बार भी अच्छा खासा टफ क्वेश्चन आ जाए। लेकिन वो फिर टफ क्वेश्चन हर किसी के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न देख के आप 3 से क्वेश्चन देख के डिसाइड करना कि इसी टाइप का पेपर आएगा, ये गलत है। तो आप हमेशा अपने अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं पहले उन कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि सीधे आपने देख लिया कि 19 में एडवांस के क्वेश्चन आ रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप सीधे वही लगाने बैठ गए। तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि 21 में कैसा पेपर आएगा। तो उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जाना है, ना कि आपको कि एडवांस ही लगाना है या मुझे सिंपल ही लगाना है। ओके। ऋषिकांत, आपने टेस्ट पेपर एनालिसिस का बात किया काफ़ी बार कि मैं टेस्ट पेपर असाइनमेंट्स ही देखता था बाकी टॉपिक्स के लिए। तो मैं चाहूँगी आप एक बार डिस्कस करें कि टेस्ट पेपर एनालिसिस का एक सही तरीका क्या होता है, क्योंकि मीन्स टेस्ट पेपर सॉल्व देने चाहिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ये अब मीन्स ऑलमोस्ट काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट्स को, काफ़ी से रिकमेंड करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं टेस्ट सीरीज। बट सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से, आप सिर्फ रेगुलर टेस्ट देते रहने से भी आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो इतना नहीं होगा, आप अगर कुछ गाइडलाइंस होती है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। लाइक मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँगी तो मेरे हिसाब से तो ये कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं जानेंगे आप उन्हें आगे करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगी आप एक बार स्टेप वाइज एक पैटर्न बता दीजिए स्टूडेंट्स को जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, कि अगर उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या वो किसी भी तरीके से रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने का आउटपुट सबसे अच्छा कब मिलेगा, जब वो किस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो टेस्ट देने से ही आपको काफी बेनिफिट होगा। आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं वो इंक्रीज होगी। और हाँ, अगर आप टेस्ट पेपर देते हैं, चाहे वो किसी टेस्ट सीरीज का हो या किसी आप कोचिंग में पढ़ते हैं, तो टेस्ट देने के बाद उससे पहले सॉल्व जरूर करें, उसको एनालिसिस करें उसका कि हमने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे हम हो सकता है आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो बहुत कम रह गए, या ये भी हो सकता है आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए पर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं रही। तो कई चीजें हमें सीखने को मिलती है जब हम एनालिसिस करते हैं। कई चीजें तो हमें जब पता चलती है जब हम टेस्ट देने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तब पता चलता है हाँ हमने यहाँ पे गलती की थी, और हमें उस टाइम तक पता ही नहीं होता जो हमने टेस्ट दिया होता है। तो अगर आप केवल टेस्ट देके टेस्ट आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या जो भी कोचिंग में आप हैं, तो आप केवल टेस्ट देके उसको अलग रख देंगे तो उससे 100% आपको बेनिफिट नहीं होगा टेस्ट देने का। आपको 100% बेनिफिट जब ही होगा जब आपको उस टेस्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि हमने कहाँ मिस्टेक की। और हमेशा दोनों पे फोकस करना है, आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उस पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक्यूरेसी पे ही ध्यान दे रहे हैं कि मुझे तो क्वेश्चन कितने भी चाहे अटेम्प्ट हो लेकिन एक्यूरेसी 100% रखनी है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट पे ही ध्यान दे रहे हैं, एक्यूरेसी मैटर ही नहीं करती। आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है बराबर। ओके। अगर हम बुक्स रिकमेंड करना चाहें स्टूडेंट्स को जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो फॉर मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर आप कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मैथमेटिक्स के लिए एक तो अरिहंत की बुक आती है जिसमें टीवी से क्वेश्चन दे रखे होते हैं टॉपिक वाइज, और दूसरी बुक होती है जो काफी अच्छी होती है आर डी शर्मा, वो ठीक रहती है लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप लगा पाए तो। नहीं तो अगर जैसे लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकता, तो आप पहले अरिहंत की जो बुक आती है अमित एम अग्रवाल की, उस पे जाएं। और उसके बाद अगर आपको लगता है अब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ या मैं इसको सफिशिएंट रिवाइज कर चुका हूँ और ये मैं दोबारा करना चाहूँ तो कर लूंगा, तो आप किसी और बुक को रेफर कर सकते हैं जो कि आर डी शर्मा है। और आपको लगता है कि मेरा लेवल कुछ ज्यादा ही ऊंचा है तो आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर पे जा सकते हैं और दिशा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और उसके बाद रीजनिंग के लिए जाए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो वी एस सिजवाली है, और उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल है। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैंने किसी बुक को रेफर नहीं किया था, मैंने ज्यादातर वो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए थे, माला क्लास के वो देखे थे, और कई बार सर ने पढ़ाया भी था कंप्यूटर के लिए तो वो किया था, और टेस्ट होते थे तो उनसे करते रहते थे। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। बाकी ज्यादातर आपको जितने भी जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पोर्शन रहता है वो कोचिंग में कंप्लीट करा देते थे।
और बाकी इतना ही है। ओके। सो वैसे ऋषिकांत ने आपको मैथ्स के लिए 3 बुक्स बताई, अमितम अग्रवाल, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव और आपकी सेल्फ स्कोरर। तो आपको तीनों बुक नहीं लगानी है, आप अपने सीनियर से या किसी से मांग के एक बार देख लीजिए तीनों बुक्स कैसी हैं, पैटर्न देख लीजिए और कोई एक बुक चूज कीजिए, ठीक है? क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है अगर आप वाइजली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर आप इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो चूज वन बुक, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत सारी बुक्स लेके मीन्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से नहीं होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। कोशिश करिए कोई कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो उसे 3-4 बार रिवाइज कर लें, ताकि आपके पास जब आप पेपर देने जाएं तो आपकी मेमोरी में वो कंसेप्ट रहे। सेकेंड थिंग, एज ऋषिकांत टोल्ड अस कि कंप्यूटर के लिए उन्होंने कोई बुक ऐसे पर्टिकुलर नहीं फॉलो की। दैट्स बिकॉज ऋषिकांत का टारगेट निमसेट था, और निमसेट में बहुत गिनती के टॉपिक्स आते हैं, लाइक 5-6 टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, लाइक बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आप वो टॉपिक्स के यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लोगे तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। प्लस एज ऋषिकांत टोल्ड अस कि वो रेगुलर टेस्ट देते थे और उनको सॉल्व करते थे। तो वो अगर आप करते रहेंगे तो सिर्फ आपका कंप्यूटर नहीं, आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी वहीं से कवर हो जाता है, अगर आप टेस्ट पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो। क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी अगर आप देखें, जब सिलेबस भी आता है निमसेट का या फिर बीएचयू का ही लीजिए, किसी भी एग्जाम का जब सिलेबस आता है ना, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के पोर्शन में वो लोग बस मेंशन कर देते हैं कि लॉजिकल एप्टीट्यूड। वो लोग टॉपिक्स स्पेसिफिकली नहीं मेंशन करते, बहुत कम एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें वो टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन नहीं किए, तो फिर रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस तो फिर बहुत वास्ट हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो एंड टू सिलेबस। तो इसलिए अच्छा रहता है कि अगर आप प्रीवियस पेपर्स देख रहे हैं या रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पास जिस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके पास आते जाएंगे, आपके सामने आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। सो दिस वाज अबाउट कि आपको कैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो ऋषिकांत, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने जो बीसीए किया अपना, आपने बीसीए किया तो तुमने कि बीएससी? बीएससी किया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ओके ओके। ऋषिकांत, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो आपका एक अच्छे कॉलेज से था, यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज। आप चाहते तो आपको वहाँ से भी एक ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल सकता था, ठीक है? तो उसके बाद आपने अब ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब ना लेके एमसीए क्यों ऑप्ट किया? और एमसीए ऑप्ट किया, फिर ऑप्ट करने में भी आपने ये नहीं किया कि कोई भी आपको अगर आप खुद भी ट्राई कर सकते थे, लाइक आपने रिस्क नहीं लिया, आपने एक सेफ ऑप्शन चूज किया कि आपने कोचिंग की ताकि आपको एक प्रिपरेशन करने के बाद एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। तो ये रास्ता आपने क्यों चूज किया? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करते करते पेपर दे देते हैं, फिर उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती या फिर एनआईटी नहीं मिलती है, तो जो कॉलेज मिल रहा होता है उसमें एडमिशन ले लेते हैं, एमसी कर लेते हैं, बिकॉज दे ट्रीट एमसी एज अ डिग्री ओनली। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव था? आपने इतना टाइम दिया, इतना एनर्जी दी, तो क्यों दे रहे हैं आप एमसीए को इतना टाइम? फर्स्ट थिंग इज दैट जो मेरा ग्रेजुएशन से पहले जो बैकग्राउंड था वो नॉन कंप्यूटर साइंस था। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके बाद मुझे बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पहले तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो और ऊपर से फिर मैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। 1-2 सेमेस्टर में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में भी नहीं आता था ठीक से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी सारी हुई। तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाई कि मैं अच्छी सी वहाँ से जॉब ले सकूँ। तो मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया था कि अब मुझे एमसीए करना है। और मुझे कैसे करना है, तो वो मैंने कई बार यूट्यूब पे उसको सर्च किया, कई सारे वीडियो देखे कि बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीएससी ऑनर्स, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में क्या हो सकता है। तो उसके बाद मुझे एमसीए कई जगह मिला, तो मैंने फिर एमसीए के ऊपर काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखे, जिसमें मानला क्लासेस और कई सारे कोचिंगों के वीडियो पड़े हुए थे, और वहाँ पे यूट्यूब पे थे। तो उसके बाद फिर मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि अभी मुझे एमसीए करना है, और फिर मैंने थर्ड ईयर में भी तैयारी की थी, लेकिन थर्ड ईयर में मैं इतना नहीं कर पाया
तो क्योंकि मुझे सीजीपीए भी मेंटेन करनी थी, अगर सीजीपीए कम हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। उस हिसाब से मैंने सोचा कि अभी मैं प्रिपरेशन को थोड़ा लो लेवल पे रखता हूँ और साथ में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करता हूँ। उसके बाद मैंने फिर थर्ड ईयर में पेपर दिया, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो शायद मुझे लगा कि अब किसी की गाइडेंस में भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऋषिकांत, यू गेव योर टाइम टू अस और आपने काफ़ी अच्छे से रिप्लाई भी दिया हर क्वेश्चन का। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमसीए जर्नी इन एनआईटी त्रिची। थैंक यू।